नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। केंद्र सरकार पर लगाया लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का आरोप। वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। जंक्शन की स्टार सिटी कॉलोनी में चोरों ने सूने पड़े मकान में धावा बोलते हुए लाखों रुपए की नकदी एवं जेवरात चोरी की वारदात को दिया अंजाम। टाउन जंक्शन में अवैध रूप से संचालित होटल रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ को संभाग बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक सुधार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने आज जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन करने का आरोप लगाया। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद मेघवाल ने आज जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंदड़ा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर बोलते हुए प्रभारी मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस बयान के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया, वह बयान कोई आपराधिक बयान नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक बयान था। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक बयानों के लिए नेताओं को अयोग्य ठहराया जाने लगा तो फिर तो सभी को अयोग्य करार दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को मात्र बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि हकीकत यह है कि श्री राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लोकतंत्र को कमजोर करने और उद्योगपति अडानी के साथ उनके संबंधों के बारे में सवाल उठाए थे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में मजबूत विपक्ष का परिचय देते हुए सबसे पहले नोटबंदी का मामला उठाया और उसके बाद राफेल का मुद्दा उठाया और उसके बाद व्यापारी वर्ग के जीएसटी के मुद्दे को भी उन्होंने जोर शोर से उठाया। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। हाल फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब अडानी वाले मुद्दे को उठाया तो सरकार तिलमिला उठी। राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी के खाते में है, आखिर वे किसके हैं। जब राहुल गांधी ने अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बारे में सवाल उठाया तब यह भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार पर बीएसएनएल को बेचने, बैंकों को बेचने, एयर तथा एयरपोर्ट को बेचने का आरोप लगाते हुए इसे जन विरोधी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी अपना धर्म निभाते हुए देश के मुद्दों को लगातार उठाते रहे, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक उन्हें संसद में आने से रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की धाराएं हैं जिसमें आजाद भारत के बाद वर्तमान दौर तक किसी एक नेता को भी इस प्रकार की कोई सजा नहीं मिली है। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला पर आरोप लगाया कि वे भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हैं, जिन्होंने अदालत के आदेश के एक दिन बाद ही सदस्यता रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा वह पार्टी है जिसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान में बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्र की भाजपा सरकार चाहे जितना हिटलरशाही अपना ले, चाहे जितना लोगों को प्रताड़ित कर ले, मगर कांग्रेस पार्टी आम जन के हितों के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ेगी और पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक इसे सत्ता से खदेड़ न दे। इस संबंध में बुलाया है कि राहुल गांधी, आप सब जानते हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अडानी के खिलाफ जिस तरह से मुद्दा उठाया, उन्होंने दो ही बात कही थी कि एक तो आप मोदी जी ये बताते हैं कि जो अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए हैं वो किसके हैं। दूसरा, आपके और उनके संबंध क्या है, मोदी जी के और अडानी जी के। और इन्होंने इस बात को इतना मतलब वो अदरवाइज लिया कि आप देखिए कि 13 अप्रैल 19 को राहुल गांधी जी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण दे रहे थे और उन्होंने इतना ही कहा है कि भाई जो भी ये 3 आदमी, नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य मोदी, ये इनके चोरों के आगे सरनेम मोदी क्यों आया। इस बात को लेकर के एक बीजेपी के विधायक ने 2019 में ही, उसका नाम है पूर्णेश मोदी, गुजरात के सूरत में शिकायत करते हैं। कब करते हैं? अप्रैल 2019 को ही। और फिर इन्होंने अपने हाई कोर्ट में स्टे की मांग कर ली 7 मार्च 2020। इन्होंने कहा जो मुकदमा करवा रहा है
उसी ने स्टे मांग लिया कि मैं इसमें कार्रवाई एक बार मेरा स्टे कर दिया जाए। स्टे हो गया और जैसे ही राहुल गांधी जी अडानी के संबंधों को सवाल उठाते हुए जब लोकसभा में जोरदार भाषण दिया, कब 7 फरवरी 2023 को, तो 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता गुजरात हाई कोर्ट से अपने स्टे के रिक्वेस्ट को वापस ले लेता है। जब अब मैं जो है इस पे स्टे नहीं रखना चाहता 16 फरवरी को, और 27 फरवरी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। देखो आप, स्टे वापस ले लिया, 27 को ट्रायल शुरू होगी कोर्ट में, 23 मार्च ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा दे देता है। इससे बड़ा आपको दुर्भाग्य भारत के आजादी के बाद में ऐसा उदाहरण मिलेगा नहीं कि पहली बात तो इसके अंदर 2 साल की सजा है। तो आजादी के बाद में आपको कोई भी ऐसी किसी को सजा दिए हुए नहीं मिलेगा केस कि अधिकतम सजा, इसमें अधिकतम सजा इसमें 2 साल की है और इन्होंने 2 साल दे दी, क्योंकि अगर ये 2 साल से 1 दिन भी कम कर देते तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं है। ये साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल षड्यंत्र के तहत, और आप जानते हैं कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को जो है प्रभावित कर रखा है। और कोर्ट के शब्द में मैं ज्यादा खैर बात नहीं कह सकता, ना कहनी चाहिए, लेकिन जो स्थिति है कि एक तरफ तो 20-20 साल केसों में कुछ नहीं होता, कितने ही मानहानि के मुकदमे पड़े होंगे, और आजादी के बाद आज तक मानहानि के मामले में, ऐसे मामले में एक को भी सजा नहीं हुई है। और राहुल गांधी जिनके परिवार में 2-2 शहादत हो गई, आपको भी पता है इंदिरा गांधी जी खालिस्तान को नहीं बनने के लिए उन्होंने मतलब उनका शरीर जो है गोलियों से छलनी कर दिया था। आज राजीव गांधी जी आप जानते हैं कि उनको बम से उड़ा दिया गया, और उसी का बेटा, एक शहीद का बेटा, और चौथी बार वो पार्लियामेंट में है। और उस नेता को जो पूरे देश में पार्टी चला रहे हैं, उनके आप भी जानते हैं नेहरू जी जो है 12 साल जेल में रहे, उन्हीं का परिवार का व्यक्तित्व गद्दार नहीं पूरे देश के अंदर। अभी आपको भी पता है कि भारत जोड़ो यात्रा 335 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उससे बौखला गए और अडानी के मुद्दे पे बौखला गए। और इन्होंने कोर्ट के माध्यम से, ताकि प्रेस के माध्यम से ये बदनामी ना हो कि भाई ये मोदी जी और अमित शाह जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आपको और हमको ये बात बहुत जरूरी जानना जरूरी है कि मैं ठीक कहा था राहुल जी ने कि इस देश में डेमोक्रेसी कमजोर हो गई, खत्म हो रही है, संविधान कमजोर हो गया। ये साफ दिख रहा है कि संविधान कमजोर हो गया। किस तरह से संविधान को जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि आज तक तो भारत में एक भी मुलजिम नहीं मिला इस धारा में, और आज अचानक ही मिल गया कि वो व्यक्ति खुद ही तो मुकदमा कराता है, खुद ही स्टे लेता है, खुद ही अर्जी वापस लेता है, और खुद ही जो है कोर्ट जो है तुरंत सजा कर देता है। और आज आपने अखबार पढ़ा होगा कि जमानत मिल गई, लेकिन सदस्य अभी आपकी सजा बरकरार है 2 साल, और 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देते हैं जैसी सजा होती है। क्योंकि जो ओम जी हैं हमारे बीकानेर राजस्थान के हैं, बिड़ला, वो भी संघ से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जो अध्यक्ष का दायित्व होता है, जैसे हमारे सीपी जोशी है, आज उन पे आप दावा वो कोई क्लेम नहीं कर सकते, वो एकदम निष्पक्ष न्याय करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के। आज ओम जी ने अपना चरित्र बता दिया कि जो एक गरिमामय कुर्सी है लोकसभा अध्यक्ष की, आज वो कमजोर हुई है, आज न्याय कमजोर हुआ है, और उनकी सदस्यता आपने रद्द कर दी। और आज उनको ये देख लीजिए कि अभी भी उनकी सजा रद्द नहीं हुई है, वो स्थगित नहीं हुई है, जमानत मिली। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में भारत की स्थिति और हमारी कमजोर होने वाली है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य जो राहुल गांधी जी को गलत तरीके से जो पार्लियामेंट से जो डिस्क्वालीफाइड किया है, उसको लेकर के थी कि 2019 के अंदर ये पार्लियामेंट में कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, और उसको लेकर के इनके एक बीजेपी के विधायक ने गुजरात में शिकायत की, उसने ही अपना स्टे ले लिया। और जब देखा कि राहुल गांधी लगातार 2014 के बाद मोदी और अमित शाह पर डेमोक्रेसी को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी का मुद्दा उठाया, फिर जीएसटी का मुद्दा उठाया,
भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया, उसके बाद देखा होगा राफेल का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाया, और अभी आपने देखा कि अडानी वाला जब उन्होंने मुद्दा उठाया कि आप ये बताएं कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में किसके हैं। मोदी जी आप ये बताएं कि आपके और अडानी जी के रिश्ते क्या हैं, क्योंकि आप देख रहे हो इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिया, BSNL भेज दिया, बैंक भेज दिए, इसलिए रेल भेज दी, इसलिए राहुल गांधी जी लगातार अटैक कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अब ये एकदम ये जो है थक चुके थे, इनको क्या है कि कमजोर करने के लिए राहुल गांधी जी को, जिनके घर में 2-2 शहादत हुई है, उनको कमजोर करने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला जो भारत की आजादी में आज तक इस धारा के अंदर और ऐसे मानहानि में किसी को भी सजा नहीं हुई है। गलत तरीके से इन्होंने दबाव बना करके, षड्यंत्र करके और ये गलत फैसला करवाया। दूसरे दिन सदस्यता रद्द कर दी, क्योंकि जो ओम जी बिड़ला है वो भी RSS से है। इससे साफ जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी कमजोर हो गई है, संविधान में इनका भरोसा नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है और राहुल गांधी जी ने भी ये साफ कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस और आम जनता पूरे भारत की इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी कायम रहे, प्रजातंत्र कायम रहे, और इस बात से कांग्रेस जो है पूरे देश में आंदोलन भी कर रही है। और हमने साफ कहा है कि ये तानाशाह अगर इसी तरह से करेंगे, हम इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इसको सत्ता से पदच्युत नहीं कर दे, सत्ता से हटाए नहीं दे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ये मुद्दे लेकर हम लोग आम जनता में जा रहे हैं, आम जनता को बता रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से आज राहुल गांधी को इन्होंने डिस्क्वालीफाइड नहीं किया है, इन्होंने भारत का अपमान किया है। आज वो पार्लियामेंट है, आज उस परिवार से जिनके घर में 2-2 शहादत हो गई है। इसलिए आपके बीच में मैं हाजिर हुआ हूं कि ये आम आदमी तक मीडिया के माध्यम से बात जाए कि किस तरह से भारत के प्रजातंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक ये तानाशाह को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और गांधीवादी तरीके से पूरे देश में हम आंदोलन जारी रखेंगे। इन्हीं बात को लेके 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी भादरा आ रहे हैं, वहां सत्याग्रह करेंगे। वेतन भत्तों की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिक संघ, पूर्व सैनिक संघ, पूर्व सैनिक संघ, पूर्व सैनिक संघ। वेतन भत्तों की विसंगतियां व भेदभाव के खिलाफ भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंगों के पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, शहीद वीरांगनाओं एवं उनके परिवार के सदस्यों की ओर से मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद मांगों के संदर्भ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इससे पहले जिले भर के पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, वीर नारियों सहित सेवारत सैनिकों के परिवार जंक्शन स्थित सैनिक विश्राम गृह में एकत्रित हुए। यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच धरना दिया। गौरव सेनानी संघ राजस्थान के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल भोविया ने कहा कि ORP, द्वितीय वन पेंशन, 2 में ऑफिसर और जवान जैसे उसके बीच में सभी बेनिफिट्स वेतन भत्तों में भारी अंतर रखा गया है। इसके कारण हमारी सर्विस पेंशन ही नहीं बल्कि सैनिक विधवा पेंशन, शहीदों की, वीरांगनाओं की पेंशन, अपंगता पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे और प्री मैच्योर रिटायरमेंट को इसमें लाभ से वंचित रखा गया है। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ कुछ ऑफिसर्स और कुछ जवान जेसीओज सरकार की इस नीति का साथ दे रहे हैं। प्रमुख रूप से वे भी दोषी हैं। भोविया ने बताया कि इन वेतन भत्तों की घोर विसंगतियों एवं भेदभाव के खिलाफ एवं अपने हक अधिकारों एवं अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर बेमियादी धरना दिया जा रहा है। उसका नेतृत्व किसी एक पूर्व सैनिक या एक विशेष संगठन का नहीं बल्कि भारत पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा की अध्यक्षता में चल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सबका सैनिक संघर्ष संयुक्त मोर्चा जंतर मंतर नई दिल्ली के आह्वान पर समूचे भारत में अपने अपने जिला के कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के चुने हुए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हनुमानगढ़ जिले की सभी तहसीलों भादरा, नोहर, रावसर, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी व हनुमानगढ़ से तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांग न मानी गई तो भूतपूर्व सैनिक सरकार का तख्ता पलटने से पीछे नहीं हटेंगे। धरना प्रदर्शन के बाद वन रैंक वन पेंशन, नकारात्मक पेंशन, विधवा पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे सहित विभिन्न विषयों के साथ साथ विभिन्न मांगों का मांग पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस मौके पर सतवीर लांबा, राम प्रकाश जानी, पृथ्वी सिंह, गुलाम हुसैन, शिषपाल स्वामी, दर्शन सिंह, सुशील कुमार, सुखदेव सिंह, राम कुमार, कुलदीप सिंह, बालकिशन, कुलविंदर सिंह, तनसुख राम, पाला सिंह, रविकांत, राजेंद्र पाल सिंह सहित अन्य पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे।
जिला हनुमानगढ़ के जितने भी पूरे सैनिक और जितने भी उनकी धर्मपत्नी विधवाएं, आज हम जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी जो पेंशन है OROP उसके अंदर जो है वो अफसर में और जवानों में रेशियो में बहुत फर्क डाला है। हमारे साथ बहुत विश्वासघात हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 इलेक्शन के रिवाड़ी के अंदर भूतपूर्व सैनिक रैली में एक बात की थी कि जब भी बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में आएगी, मैं सबसे पहले वन रैंक पेंशन जो हमारी 40 साली मांग थी वो मैं पूरा करूंगा और उसका मैं सबको ये भी दिलाऊंगा। हमारे साथ जब चुनाव हो गए, 2019 के चुनाव हो गए और हमारे पर जो है उन्होंने क्या हुआ कि हमारे जो बड़े अफसरों ने मिली भगत करके उनसे और हमारे साथ इतना भेदभाव करके और विश्वासघात किया है कि आज हमारे हर एक आदमी के छाती में तीर घोंपा है उन्होंने। तो हम उनका विरोध करने के लिए आज हमारे गौरव सेनानी संघ बैनर तले हम ज्ञापन देना है माननीय कलेक्टर महोदय को कि साहब हमारी जो है वो हमारा जो 2 महीने से जंतर मंतर में पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सैनिक जो है वो वहां पर धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग एक ही है, सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, पर उन्होंने परवाह नहीं की। किसी भी आदमी ने, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी मंत्री ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी कि आपका समस्या क्या है। मैं मीडियम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप हमारी बात सुनने के लिए प्रशासन के आगे और सरकार के आगे पहुंचाएंगे। मैं सभी को पूरे सैनिकों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से सबको और इन विधवाओं की तरफ से, विधवाओं की जो पेंशन है, आदमी मर जाता है, गोली खा के मरता है, वो शहीद हो जाता है, मगर उसकी पेंशन में आधा खर्च हो जाता है। विधवाओं को पेंशन पूरी मिलनी चाहिए जो हमारे को मिल रही है। ये कितना बड़ा विश्वासघात है। हमारे डिसेबिलिटी है, जैसे मान लो मैं अपंग हो गया लड़ाई के अंदर, एक अफसर अपंग हो गया तो गोली तो एक जैसी लगी है, टांग एक जैसी कटी है, मगर अफसर को कितना ज्यादा बेनिफिट दिया है। तो विश्वास, तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं मीडिया को, हमारी बातें आगे पहुंचाओ। आज हमारे हनुमानगढ़ के पूरे सैनिकों को मैं तहे दिल से आभारी हूँ जो आज एक होकर हमने जो है कलेक्टर ज्ञापन सौंपा। हम तो हमारी अगर मांगे नहीं हो तो विधानसभा चुनाव के इनके तस्वीर चढ़ा देंगे बीजेपी को। माननीय प्रधानमंत्री मोदी को पता चल जाएगा कि सैनिक भी कोई चीज है यहाँ पे। ये हमारे पूर्व सैनिक जिसे हमारे हनुमानगढ़ में है तकरीबन 3500-3600 मतलब 3200-3300 की संख्या हमारे पास है। बेपलट से साहब पूरे राष्ट्र में कितने आदमी है। आपने देखा होगा कल हरियाणा के अंदर जींद में और रोहतक में और झज्जर में, आप देखो हिंदुस्तान के फौजी, महाराष्ट्र में देखो आप, हिमाचल में देखो आप, क्या हो गया हनुमानगढ़ जिले के कम में। तो जंक्शन की स्टार सिटी कॉलोनी में चोरों ने सोने पड़े मकान में धावा बोलते हुए लाखों रुपए की नकदी एवं जेवरात चोरी कर लिए। जंक्शन की स्टार सिटी कॉलोनी में सोने पड़े मकान में चोरी की वारदात की घटना घट गई। मकान मालिक अपने परिजनों सहित रिश्तेदारी में गया हुआ था। वापस लौटने पर ताले टूटे हुए तथा अलमारी से सोने चांदी के जेवरात पर नकदी गायब मिली। मंगलवार को मकान मालिक की रिपोर्ट पर जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार गौरव गुप्ता पुत्र बाबूराम अग्रवाल निवासी मकान नंबर 109 स्टार सिटी वार्ड 48 जंक्शन ने बताया कि वह रविवार को दोपहर करीब 12 बजे अपने परिवार सहित रिश्तेदारी में सिरसा गया हुआ था। सोमवार को रात्रि करीब 8:30 बजे घर वापस आया तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर प्रवेश किया तो सारा सामान अस्त व्यस्त हालत में बिखरा पड़ा था। घर में रखे सामान की खोजबीन की तो सोने की 4 चूड़ियां, एक पेंडल सेट, 4 अंगूठी, एक हाफ सेट, 3 जोड़ी टॉप्स, एक चैन, चांदी की 8 जोड़ी पाजेब, एक हाथ घड़ी, 20,000 रुपए की नकदी गायब थी। कोई अज्ञात व्यक्ति घर के मुख्य दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर यह सामान चोरी कर ले गया। मामले की जाँच ASI शिव नारायण कर रहे हैं। सर 2 तारीख को दोपहर करीबन 12 बजे हम अपनी रिश्तेदारी में सिरसा गए हुए थे और 3 तारीख को शाम को 8:30 बजे करीबन लौटे तो देखा कि जो गेट वेट हैं जो खुले पड़े थे, सामान वगैरह है जो अलमारी का सब बिखरा पड़ा था और काफ़ी कुछ सामान है जो गायब मिला हमें। तो फिर हमने पुलिस वगैरह को भी फ़ोन किया, वो आए, थोड़ा तफ्तीश वगैरह इंक्वायरी वगैरह की उन्होंने। लगभग जी 18 तोला के आसपास तो गोल्ड है जी और करीबन 400 ग्राम के आसपास चांदी थी, कुछ 20,000 रुपये के आसपास नकदी भी थी जी उसमें, वो सब गायब। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित होटल रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शहर में अवैध रूप से संचालित होटल रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाकर जांच करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि जंक्शन व टाउन शहर में बड़ी तादाद में होटल व रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से कई होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के
की ओर से नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इनमें अवयस्कों को अवैध रूप से शराब परोसी जाती है, अवैध गतिविधियां इनमें संचालित की जाती हैं। उन्होंने एक विशेष टीम का गठन कर अभियान चलाकर होटल रेस्टोरेंट की सूक्ष्मता से जांच करवाने तथा नियम विरुद्ध तरीके से संचालित होटल रेस्टोरेंट के संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर दीपक वर्मा, वीरू सारासर, हिमांशु शर्मा, बलराम, रामचंद्र जांगीर, सुखदेव सिंह, रमन सोनी, धनंजय कुमार आदि मौजूद रहे। आज हमारी राष्ट्रीय पुलिस ने एक बहुत गंभीर समस्या सुनी थी। हमारे बाजार वाले भी बता रहे थे हमारे को, और हमारे लोग बाग बता रहे थे, मिलने वाले कई बताया कि यहाँ पे हनुमान में इतने ज़्यादा होटल खुल चुके हैं। होटल के बाद गली गली में होटल खुल चुके हैं, उनको क्या पता लाइसेंस है कि नहीं है, छोटे कैबिन बना रखे हैं, और जिसमें छोटे बच्चे, अनबालिग बच्चे वहाँ शराब पीते हैं। छोटे बच्चियाँ आ जाते हैं, वो कैमरे बन करके बैठते हैं, टाइम अपना समय निकालते हैं। तो हमने मैडम को भी कह दिया है, कलेक्टर साहब, ADM साहब को, और उसने कहा मैडम से आते मैं करा दूंगा काम। हम सब होटलों की जांच कराना चाहते हैं सुखचैनता से, जिसके बाद लाइसेंस नहीं है उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, उन होटल को बंद किया जाए, और जो शराब बच्चों को पिला रहा है तो उस होटल के मालिक को भी दोषी माना जाए। ये हमने विचार किया सर। और ये केबिन बना के ये अलग से उनको बिठाते हैं, और उसके अंदर वहाँ पे उनका गलत काम होते हैं। इसके बाद की भी पुष्टि हुई है हमारे को कई बार, तो इस बात में हम हुई है, और हम मीडिया वाला से भी चाहते हैं कि हमारा पूरा सहयोग करें, तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी वक्त का ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। हनुमानगढ़ को संभाग बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को राजनीतिक सुधार मंच, इंडियन स्टूडेंट बेल्ट व हनुमानगढ़ संभाग बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। हनुमानगढ़ जिले को संभाग बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को राजनीतिक सुधार मंच, इंडियन स्टूडेंट बेल्ट व हनुमानगढ़ संभाग बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति अध्यक्ष पूर्व पार्षद दीपक बंसल ने कहा कि बीकानेर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। प्रस्तावित संभाग में हनुमानगढ़ सेंटर में आता है। चूरू की आदि तहसील, नोहर, भादरा, तारानगर, सावा, सरदार शहर, रावतसर, टिब्बी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ तहसील मिलकर हनुमानगढ़ संभाग बनाया जाना उचित है। बंसल के अनुसार हनुमानगढ़ संभाग बनाने से हनुमानगढ़ सेंटर में रहेगा, जनता को अपने संभागीय स्तर के कार्यों के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे अनावश्यक खर्च व समय बचेगा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से इस मांग को अतिशीघ्र पूर्ण करने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में रमेश डाबला, राजेंद्र सिंह शेखावत, ओम प्रकाश होटला, राजेंद्र कुमार शर्मा, देव कुमार शर्मा, बेगराज गोदारा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले। आज जो राम लोहाया कमेटी की ओर से उसकी स्टडी के अनुसार 60 जिले होने चाहिए और संभाग की अधिक मात्रा होनी चाहिए। आज हमने ये ज्ञापन इसलिए दिया कि हनुमानगढ़ जिला जो है वो चूरू संभाग से अटैच है। जैसे सावा, पल्लू, रावसर, संगरिया, मटिल्ली, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ के लोग जब बीकानेर जाते हैं तो उनको दूरी का सामना करना पड़ता है। व्यर्थ के अंदर उनका पैसा व समय बर्बाद होता है। और ये आंदोलन हमने आज से नहीं, पहले भी इसके लिए वार्ता CM साहब से की थी। और आने वाले टाइम में आपने अन्य जिलों के आंदोलन देखे हैं बनाने के लिए, सूरतगढ़ के भी, उससे बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान के साथ चालू करेंगे, शांतिप्रिय आंदोलन होगा और हनुमानगढ़ को संभाग बनाकर ही छोड़ा जाएगा। हनुमानगढ़ संभाग विकास की दृष्टि से इतना फल फूलेगा जिसका हमने पहले दौरा किया है। कौन कौन सी तहसीलें, सैकड़ों तहसीलें इसके अंदर आएगी और उससे हनुमानगढ़ का विकास चौमुखी होगा। और यहाँ पे जो जनता है आसपास की
तारानगर, मटिल्ली, चूरू, जो सैकड़ों तहसीलें, हरियासर, सदासर, रावसर, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी हनुमानगढ़ में। तो मैंने आज ज्ञापन कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है और अति शीघ्र हम ये आंदोलन शांतिपूर्ण चालू कर रहे हैं। टाउन के दुकानदार मुख्य बाजारों में चल रही अस्त व्यस्त ट्रैफिक व्यवस्था से काफी परेशान है। दुकानदारों ने नो एंट्री के नियमों को सख्ती से लागू करवाने की मांग की है। कहने को तो जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक थाना की व्यवस्था है और उसमें दर्जनों की संख्या में यातायात कर्मचारी काम कर रहे हैं। आए दिन यातायात पुलिस विभिन्न स्थानों पर नाका लगाकर वाहन चालकों की चालान आदि काटने की कार्रवाई करते हुए भी नजर आते हैं, मगर हकीकत ये है कि बहुत से लोगों को ट्रैफिक सेंस ही नहीं है। चौपहिया वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी के चलते बहुत से दुकानदार परेशान है। बाजार में चौपहिया वाहनों की रेलिंग पेल लगी रहती है, जिससे जहाँ दुकानदारों की ग्राहकी प्रभावित हो रही है, वहीं दुर्घटनाओं भी बढ़ोतरी हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि रविवार को छोड़कर आम दिनों में मुख्य बाजारों में चौपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध है, मगर इसके बावजूद बहुत से लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बैरिकेड्स को इधर उधर कर बाजार में प्रवेश कर जाते हैं और अपने वाहनों को मुख्य सड़कों पर अथवा विभिन्न दुकानों के आगे खड़ा कर देते हैं। ऐसे वाहन चालक अपना वाहन खड़ा कर बाजार में दूर कहीं से सामान आदि खरीदने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में जाम लग जाता है और दुकानदारों को परेशानी होती है। दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग आदि की व्यवस्था की गई है, मगर लोग बाग पार्किंग में वाहन खड़ा करने की बजाय मुख्य सड़कों पर वाहन खड़ा कर मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। दुकानदारों ने यातायात पुलिस से वाहनों के बाजार में प्रवेश पर सख्ती से पाबंदी लगाने की मांग की है। देखो, कई तो जो आने वाले साधन है ये धक्का कर रहे हैं। ये सभापति महोदय और नगर परिषद का जो ये प्रोग्राम है, ये जो पार्किंग है ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ सुविधा भी बहुत है। एक जो ठेकेदार है ये भी खड़े हैं और जितने भी साधन है इनकी जो केयर है, सारी संभाल है, ये अच्छी होती है। अंदर नहीं जाना चाहिए कोई भी साधन है, ठीक है, ये सुविधा है। हाँ, परेशानी होती है जी आमजन को। प्रशासन से अनुरोध है कि जो ये चौपहिया वाहन, गाड़ियाँ, कार, जीपें, ये जो मार्केट के अंदर आती है, नो पार्किंग के अंदर आती है, ये नहीं आनी चाहिए और इनको वहाँ पार्किंग में रुकना चाहिए, पार्किंग में रोकना चाहिए इनको, इन लोगों को। और ये लोग गाड़ियाँ जो सड़क के बीचों बीच रोक के चले जाते हैं। हमारे यहाँ इसारिया मार्केट के आसपास तो पूरा दिन यही रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक लोग हैं जो गाड़ियाँ बीचों बीच रोक जाते हैं और उनको जब कहते हैं तो वो झगड़े, कई बार तो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं और ये लोग अनावश्यक रूप से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और इसकी वजह से पूरा का पूरा दिन, कई बार तो सुबह शाम दोपहर जाम लगा रहता है। और ये लोग पार्किंग में, जब हमारे प्रशासन ने पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है तो पार्किंग में ये गाड़ियां रोकनी चाहिए, परंतु कुछ लोग हैं जो भी पार्किंग में 20 रुपए पर गाड़ी के लगते हैं तो 20 रुपए बचाने के चक्कर में इधर मार्केट में गाड़ियां ले आके रोक देते हैं। और जो ये गर्ल्स स्कूल के पास सड़क है और इधर जाटों के मोहल्ले में इधर उधर से लोग घुसाते हैं। हालांकि चिंदा जी सारा दिन घूमते हैं, उसके बावजूद वो लोग चलान करते हैं, वो चलान आजकल ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन चलान से इन लोगों के कोई असर नहीं होता जब तक गाड़ियां उठाकर ट्रैफिक थाने के अंदर नहीं ले जाई जाती और तब तक ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। और इन लोगों को प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि इन लोगों को रोकना चाहिए और इनकी गाड़ियां जो मार्केट में आती हैं उनका नो पार्किंग का चलान करें और गाड़ियां उठाकर ट्रैफिक थाने में ले जाई जाए। निजी चिकित्सकों की हड़ताल के चलते टाउन स्थित राज्य जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। मरीजों ने अस्पताल में पर्ची काउंटर्स की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 18 मार्च से अपने अपने अस्पताल बंद कर हड़ताल पर गए निजी चिकित्सकों का आंदोलन मंगलवार को सरकार से वार्ता के बाद खत्म होने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से जिला मुख्यालय पर आईएमए द्वारा अथवा जिला प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में कोई बयान जारी नहीं किया गया। दूसरी तरफ निजी चिकित्सकों की हड़ताल के चलते स्थानीय राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय में विभिन्न रोगों को लेकर
पूरे जिले से लोग पहुंच रहे हैं। इससे लंबी लंबी कतारें पर्ची कटवाने के लिए लगी हुई देखी जा सकती हैं। जिले के विभिन्न स्थानों से आए मरीजों ने बताया कि निजी अस्पतालों की हड़ताल के चलते मजबूरीवश उन्हें यहाँ आना पड़ा है, लेकिन यहाँ सरकारी व्यवस्था ज्यादा बेहतर नहीं है। कई मरीजों ने बताया कि उन्हें दवाइयाँ मिलने में दिक्कत आ रही है। वहीं कई मरीजों ने बताया कि उन्हें चिकित्सक ही उपलब्ध नहीं हो रहे। दूसरी ओर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सोलंकी ने बताया कि निजी चिकित्सकों की हड़ताल के चलते मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ आने वाले प्रत्येक मरीज की पूरी तरह देखभाल की जा रही है और उन्हें दवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सकों की हड़ताल के चलते अस्पताल प्रशासन ने माकूल प्रबंध कर रखे हैं। बिल्कुल बड़ी हालत है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे, डॉक्टर कभी कभी आते हैं, परसों आए फिर आएगी, परसों आए फिर आए फिर आ गया, उन्हें तो नमी लिया आड़ा पुरानी अकल नहीं होगी मदन पड़ा आगे तो खाई जाने तो आई आज नहीं कोई लेना है ना बारी को नहीं आना नहीं बोल दे छुट्टी बच्चों मैं बैठो छुट्टियां ना मनी जी भाई मर जाना तो कभी खन सकती है ना नहीं की बारी को नहीं आना ये 8 बजे बारी सरकार को नहीं मिलनो और बढ़िया लेना कोई बारी को नहीं लेना बारी को नहीं नमा आया ओ मेरे रंग जाए हटो हटो समस्या आ रही है। मैं पहला उज्जवला बंस दुकान था, मेरे पेशाब की तकलीफ थी, वो हॉस्पिटल बंद पे है। मैं 10 दिन परेशान हो जाना, कोई डॉक्टर देख नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा। अज इतने आया, अज देखना किसी दिखाना डॉक्टर को, मैं बड़ा परेशान। प्राइवेट हॉस्पिटल बंद पे जनता बहुत परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है। इन्होंने खोलने चाहिए ने, कोई समस्या का हल करना चाहिए, जनता को खराब नहीं करना चाहिए। गरीब जनता मरी जाती है, कोई अपने बठिंडे जाता है, कोई सरसे जाता है, कोई कितने जाता है। जनता के हक जो है डॉक्टर खोलना चाहिए हॉस्पिटल, जनता को मारना ना। जनता का इलाज करने पैसा तो इन्होंने मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये वैसे हड़ताल वाले डॉक्टर बैठे ने, इन्होंने दुकाना खोलनी चाहिए ने, जनता को खराब नहीं करना चाहिए। इन्होंने बड़ी मेहरबानी दुकाना खोलन, जनता खराब ना हो। साडा हथ बात बेनती है भी दुकाना खोलने। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में हड़ताल के कारण जो पेशेंट्स लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। टाइम टू टाइम जो दवा भी नहीं मिल रही है, दवा के आपके सामने देखो कितनी लाइन लगी हुई है। जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ध्यान से देखते नहीं है। बोले हम क्या करें, हमारे जो डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर भाई हैं वो उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। इसकी भी हमारी कोई जिम्मेवारी कहीं ना कहीं, तो डॉक्टर भी कहीं गैर जिम्मेवार रहे हुए हैं, तभी ये हो रहा है। जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो बिल निकाला है RTS है, जो वो आम जन के हित में है, वो हम उसका फुल सपोर्ट करते हैं उस बिल का। पता नहीं डॉक्टर्स को क्या हो गया क्या नहीं है, सब अपनी मनमानी करिए, अपने ही पैसे के फायदे के लिए ना वो किए जा रहे हैं भी क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो आम जन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं भी अगर हम ठीक से ढंग से देखेंगे पेशेंट्स को तभी हमारे पास आएगा। और जो पैसे ज़्यादा लेकर वो कर रहे हैं वो, तो मैं तो कोई अच्छी बात मानता नहीं हूँ उनकी, वो डॉक्टरपना नहीं दिखा रहे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर जो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के कारण जो प्राइवेट अस्पताल बंद होने के कारण सरकारी अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि जो ज़रूरतमंद है, जो इमरजेंसी पेशेंट है, उनको भी यहाँ पे इलाज के लिए बहुत भटकना पड़ रहा है और उनको इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे इतने बुजुर्ग लोग यहाँ पे इतनी धूप में खड़े होकर बाहर तक लाइनें लगी हुई हैं। तो आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि कृपया इसको मुद्दे को शांत करें और जो भी अस्पताल कार्य कर रहे थे उन सबको दोबारा से शुरू करें ताकि जो बुजुर्ग हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको अच्छे से इलाज मिल सके। और इस भीड़ को देखते हुए मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि कृपया इन बुजुर्गों पे अपना रहम दिखाएं। और मैं जो भी प्राइवेट अस्पताल हैं हमारे क्षेत्र के और पूरे राजस्थान के जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना विरोध को बंद करें और जो ये राइट टू हेल्थ बिल है, जो कि सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे हर गरीब, हर बुजुर्ग जिसको पहले इलाज नहीं मिलता था वो निःशुल्क अपना इलाज करवा पाएगा। और कृपया इसके अंदर सरकार का सहयोग करें और अपने अस्पतालों को दोबारा चालू करें और जिसमें आपका भी फ़ायदा है और जो बुजुर्ग जो जिसको कोई भी को भी इसका फ़ायदा मिले। जो RTS के खिलाफ जो प्राइवेट की हड़ताल चल रही है उसकी वजह से हमारा रोजाना का OPD काफ़ी बढ़ गया। तकरीबन हमारे मानसिक की बात करें तो पहले जो 100-125 होते थे, अब 250-300 के आसपास हमारे OPD। तो हमारा OPD बढ़ा है, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है और हमारी इमरजेंसी सेवाएं भी हमारे प्रोग्राम में सुचारू रूप से चल रही है। ये बात सही है कि OPD वर्कलोड बढ़ा है काफ़ी, पर हमारी बाहर से भी सुविधाएँ चालू है और ट्रॉमा में भी हमारी इमरजेंसी सेवाएं चालू है। परेशानी नहीं हो इसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएँ कर रखी है
ट्रॉमा में भी हमारे सुचारू रूप से चिकित्सक वहाँ रेजिडेंट चिकित्सकों को पीएम साहब ने लगा रखा है। ओपीडी के टाइम में भी हमारे सारे चिकित्सक और रेजिडेंट मिलकर ओपीडी देखते हैं। वो देखो जब सरकार की सहमति होगी, आपस में वार्ता होगी, उसके बाद ही उनका कोई आगे प्राइवेट हॉस्पिटल सारा बंद पड़ा है। इसके लिए बहुत सारे मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है, स्पेशली हार्ट के मरीजों को, क्योंकि इस जिला हॉस्पिटल में कोई हार्ट वाला डॉक्टर नहीं है। जो इमीडिएट हार्ट अटैक वाले पेशेंट आता है तो हम उनको कहाँ भेजें, ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है और भीड़ भी लगी हुई है। जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी है। मान लो एक वार्ड में अभी 40-40 पेशेंट पड़े हुए हैं, तो इनको दिक्कत तो हो ही रही है। 40-40 पेशेंट और 2 स्टाफ रखे हैं, तो क्या किया जाए। इसके लिए सरकार को डॉक्टरों की मांग पूरी करनी चाहिए और जल्द से जल्द ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुलनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छी सी सुविधा मिले, वरना सारा भीड़ इधर आते रहेगा, हम क्वालिटी केयर नहीं दे पा रहे हैं। अगर क्वालिटी केयर चाहते हैं तो दोनों साइड चलनी चाहिए, पेशेंट उधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, हम लोग क्वालिटी केयर दे सकते हैं। जब भीड़ होगी हमको भी पेशेंट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और दिक्कत तो बहुत सारे हो रही है। तो ऐसे ही जैसे बोला हार्ट के मरीजों की दिक्कत तो हो ही रही है, सुपर स्पेशलिटी सारा बंद पड़ा है। मान लो अगर किसी को एंडोस्कोपी करवाना है नहीं करवा पा रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी हो नहीं पा रही है, पेट दर्द बोल के पेशेंट आके 8-8 दिनों से इधर पड़े हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत तो सारी हो रही है। गांव जोड़ के निवासी मीरा देवी पति लालचंद ने अपने भाई की मौत के मामले में दर्ज करवाए गए मुकदमे में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना शुरू किया। मीरा देवी पत्नी लालचंद निवासी वार्ड नंबर 7 गांव जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने अपने भाई के संदर्भ में दर्ज कराए गए मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना शुरू किया। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि दिनांक 22/10/2000 को प्रथम सूचना नंबर 727/22 पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में धारा 334 भारतीय दंड संहिता व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया। आरोपियों ने इंद्रसेन उर्फ बुबलू को रुपए के लिए मार दिया, जिस पर उपरोक्त मुकदमा आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ। ज्ञापन के अनुसार प्रथम सूचना में मृतक के फोन पर व्हाट्सएप में सुसाइड नोट लिखा हुआ है। उसकी व्हाट्सएप में मृतक के साथ कुछ लोगों द्वारा पैसे के लिए उसे तंग परेशान करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का विवरण दर्ज है। मृतक की बहन मीरा देवी पत्नी लालचंद ने बताया कि उपरोक्त मुकदमा के मुलजिमान आर्थिक व राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हैं, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि उन्हें मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा और अब न्याय पाने और अपराधियों को गिरफ्तार करवाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें दंडित करने की मांग की है। मेरे भाई ने सुसाइड नोट लिखा था क्योंकि यादव से मेरे भाई ने 40,000 रुपए लिए थे और उसने 4 लाख ब्याज बना दिया है उसका, और समेट ने मेट से 30,000 लिए थे और उसने 6 लाख बना दिया है। पता नहीं उनसे कौन से कंपनी का बहाना बना कर उससे पैसे लेते रहे। इतने पैसे लिए कि उसने उस पर उन्होंने दबाव डाला कि इतना दबाव डाला कि मेरा भाई सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया है उसको। आज तक अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। पहले भी हम एसपी से मिले, कलेक्टर से मिले और आईजी के भी हमने एप्लीकेशन लगाई है। हमने बहुत सी सारी जगह एप्लीकेशन लगा रखी है, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम धरना भी रखेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। और बस हमारी मांग ये है कि उनका चालान पेश किया जाए और हमारी रिपोर्ट मंगवाई जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।